नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हिंदी नाटक हम कर रहे हैं। इकाई 8 हमारे भाग 8 तक हो चुके हैं। आज हम अपना भाग 9वां करेंगे, जिसका पहला जो भाग है ए मैंने नाम रखा है उसका 9A, जिसमें हम आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है मोहन राकेश जी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हम कथा वस्तु नहीं पढ़ेंगे, केवल उसकी जो स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके पात्र जो हैं वो पढ़ेंगे। और बाकी जितनी चीज़ें हैं कथा वस्तु को छोड़कर वो सारे हम जो है इस 9A भाग में जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो इसका रचना काल जो है वो 1958 ईस्वी है, आषाढ़ के एक दिन की। इसमें अंक जो हैं वो 3 हैं अंक, और दृश्य भी 3 ही हैं, यानी कि दृश्य एक एक दृश्य तीनों अंकों में इस नाटक में दिखाए गए हैं। कुल पात्र इसमें 12 हैं, जिसमें से पुरुष 7 पात्र हैं और 5 ही स्त्री पात्र हैं। अगर पात्रों के नाम देखें तो पहला पात्र जो है कालिदास, दूसरा दंतुल, मातुल, निक्षेप, विलोम, अनुस्वार और अनुनासिक, ये सारे 7 पात्र हैं पुरुष। और स्त्री पात्र देखें तो प्रियंगु मंजरी, अंबिका, मल्लिका, रंगिनी और संगिनी। तो इस तरीके से ये 5 जो हैं स्त्री पात्र हैं इसमें। तो बाकी आगे देखते हैं। ये जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, इसको 1958 ईस्वी में ही संगीत नाटक अकादमी द्वारा इस नाटक को प्रथम संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है इसका। और इस नाटक का जो मुख्य विषय है वो स्त्री पुरुष का प्रेम संबंध है, जो कि 2 पात्र हैं कालिदास और मल्लिका, जिन दोनों के प्रेम पर आधारित है ये आषाढ़ का एक दिन। और इसका नाम आषाढ़ का एक दिन क्यों रखा गया है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी वीडियो में आगे। तो अंत तक वीडियो को देखना ना भूले, तभी आपको इस नाटक के बारे में समझ आएगा। अब देखते हैं नाटक का कथ्य क्या है। नाटक के कथ्य का मतलब है कि इसका जो नाटक का क्या कहना चाहता है, हमें इसमें क्या है वही देखना है हमें। इस नाटक का मूल कथ्य जो है, यानी कि प्रतिपाद्य जो है, वो कालिदास व मल्लिका के प्रेम संबंधों का निरूपण करना है। मल्लिका का प्रेम जो है एकनिष्ठ है और अनन्य है, जबकि कालिदास का प्रेम जो है पलायनवादी है, वह दायित्वहीन है। ऐसा इसलिए कहा है इसमें क्योंकि कालिदास जो है जहाँ पर रह रहे होते हैं, मल्लिका भी वहीं होती है, लेकिन कालिदास चले जाते हैं राजाश्रय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि कालिदास वहीं पर रहें। उज्जैनी में चले जाते हैं कालिदास और छोड़कर जाते हैं मल्लिका को। और मल्लिका जो है वो अपने एकनिष्ठ प्रेम पर रहती है और हमेशा कालिदास को प्रेम करती है, जबकि मल्लिका की जो माँ इसमें है अंबिका, वो बार बार दिखाती है कि कालिदास जो है वो तुम्हारे प्रेम के लायक नहीं है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी मल्लिका जो है कालिदास को जो है अपने मन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। तो नाटक के कथ्य में यही दिखाया गया। इसकी जो मूल संवेदना है, हम कह सकते हैं मूल प्रतिपाद्य कह दें या मूल कथ्य कह दें, वो इन दोनों के प्रेम का निरूपण करना है, दोनों के प्रेम को दिखाना, स्त्री पुरुष प्रेम संबंध दिखाना ही इस नाटक का कथ्य है। अगर इस नाटक के हम उद्देश्यों की बात करें तो कालिदास व मल्लिका के प्रेम संबंधों का जो है निरूपण करना, इसमें यानी कि उसका करुण चित्रण करना कि उनके प्रेम संबंध का अंत में क्या होता है। कालिदास तो छोड़कर चले जाते हैं मल्लिका को उज्जैनी में, तो मल्लिका के प्रेम का फिर क्या होता है, उनके प्रेम संबंध कैसे रहते हैं, उसका जो है बड़ा ही करुणा चित्रण किया गया है। इसमें बहुत बार बार दिखाया गया है कि मल्लिका किस प्रकार वहाँ पर अकेली रह जाती है। और पुरुष के अहंकार की शिकार स्त्री की दयनीय दशा का इसमें चित्रण किया गया है कि पुरुष जो है कालिदास जो है काफ़ी प्रसिद्ध हो जाते हैं और उज्जैनी के लोगों की वजह से जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पर आकर कालिदास जो है रचनाएं करें, इसलिए जो है वो चले जाते हैं। तो उसके अहंकार की शिकार अगर देखें तो स्त्री की यहाँ पे एक दयनीय दशा का चित्रण किया गया है। फिर कालिदास जो है, जो इसमें एक साहित्यकार हैं, उनके मानसिक द्वंद्व को सृजनशील व्यक्तित्व और परिवेश, कलाकार और राज्य की आपसी टकराहट को व्यक्त करना। जब कालिदास, जब मैं आपको कथा वस्तु इसमें पढ़ाऊंगी, तो कालिदास जो है जब जाते हैं तो अंत में एक बार वापस आते हैं, बड़े ही मानसिक द्वंद्व में घिरे होते हैं। और जब वो उज्जैनी में भी रह रहे होते हैं तो वहाँ की जो राजकुमारी होती है प्रियंगु मंजरी, वो भी आती हैं वहाँ पर मल्लिका के पास, तो बताती हैं उसे कि कालिदास का मन जो है बार बार द्वंद्व में फंसा रहता है कि वहाँ पर वो रचनाएं तो कर रहे हैं लेकिन उनका मन जो है वो यहीं
इस नगरी में अटका रहता है। तो इस प्रकार से हमेशा से कालिदास जो है एक द्वंद्व में घिरे रहते हैं कि जो वो रचनाएं वहाँ कर भी रहे हैं, उस रचनाओं के अंदर जो भी उद्देश्य है उनकी रचनाओं में, वो सारा उसी नगरी का है जहाँ पर वो मल्लिका के प्रेम में घिरे रहते थे। तो उसके बाद देखें तो राजाश्रय साहित्यकार जो कि कालिदास है, उसकी प्रतिभा को कुंठित कर देता है यह बताना, यानी कि राजाश्रय प्राप्त करना, यानी कि किसी राजा के आश्रय में रहकर वहाँ पर साहित्य की रचना करना, जो कि यहाँ पे कालिदास जी करते हैं, वो उस प्रतिभा को कुंठित कर देता है जो कि साहित्यकार जिस प्रतिभा से रचना रचना चाहता है, क्योंकि वो उसके ऊपर एकाधिकार हो जाता है, राजा का कह दे या फिर राजा ऐसे जो आश्रय प्राप्त हुआ है उस साहित्यकार को, वो उसकी प्रतिभा को जो है लगभग खत्म भी कर देता है और वो उसकी वजह से मानसिक द्वंद्व में भी रहना शुरू कर देता है साहित्यकार। तो यही इस नाटक के उद्देश्य जो है हमें नजर आते हैं। और देखें इसमें आगे तो मोहन राकेश जी ने कहा भी है कि मैं इस नाटक में आज के लेखक की दुविधा को चित्रित करना चाहता था। लेखक जो राज्य या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित लोभ के प्रति आकर्षित होता है और दूसरी ओर कहीं अपने प्रति प्रतिबद्ध भी होता है, यानी कि जो लोभ है राजाश्रय प्राप्त करने का या प्रसिद्धि प्राप्त करने का, उसकी कहानी भी हमें इसमें नज़र आती है। और किस प्रकार से राजाश्रय प्राप्त करने के बाद भी, रचनाएं करने के बाद भी कालिदास जो है हमेशा परेशान ही रहता है और मानसिक द्वंद्व में रहते हैं कि किस प्रकार से मैं जो है मानसिक शांति मुझे प्राप्त हो, मैं जिस प्रेम को वहाँ छोड़कर आया हूँ, यानी कि कुंठा में जी रहे होते हैं कि मैंने जो किया, क्योंकि व्यक्ति को जब कुछ गलत करता है तो अंदर से उसको पता होता है कि मैंने ये कार्य गलत किया है। तो क्योंकि कालिदास को प्रेम करने वाली मल्लिका को वो छोड़कर आता है वहाँ पर, इसलिए उसको हमेशा से कुंठा भी घिरी रहती है और हमेशा से वो मानसिक द्वंद्व में भी रहता है। अब नाटक में जो है चित्रित समस्याएं जो दिखाई गई हैं इसमें, पहली तो राजाश्रित साहित्यकार की प्रतिभा कुंठित व सर्जना शक्ति का क्षय होता है, यानी कि राजाश्रय प्राप्त करने के बाद साहित्यकार जो है वो आज़ाद नहीं रह पाता, स्वतंत्र नहीं होता अपनी रचनाएं रचने के लिए, उसकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, उसकी जो सृजनात्मक शक्ति है रचना करने की वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, उसका क्षय होता है, जो कि कालिदास की समस्या है, उसको इस नाटक में दिखाया गया है। दूसरा, स्त्री स्वयं टूटकर भी अपने प्रिय के सर्जनात्मक विकास में सहायक सिद्ध होती है, जो कि मल्लिका का चरित्र है, दिखाया गया है इसमें किस प्रकार वो अपने प्रेम में उसका और उसके प्रेम में कोई भी जो है अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं है, वह केवल हमेशा कालिदास का ही हित चाहती है और वह स्वयं उसको कहकर उज्जैनी भेज देती है कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हारी वहाँ पर जो है तुम तरक्की भी करोगे और तुम्हारी रचनाएं भी अच्छे से रच पाओगे और राजाश्रय में रहोगे तो तुम्हारा जो है आर्थिक विकास भी होगा। तो इस प्रकार से मल्लिका उसे स्वयं भेज देती है, अपने प्रेम को नहीं देखती कि मैं कितना प्रेम करती हूँ कालिदास में, तो वो स्वयं टूट भी जाती है अंत तक। तो वो किस प्रकार से अपना जो प्रेमी है उसके सृजनात्मक विकास में सहायक सिद्ध होती है, वो मल्लिका का जो है यहाँ पे चरित्र दिखाया गया। तो ये दो प्रकार की समस्याएं इस नाटक में हमें नजर आती हैं जिसका निरूपण किया गया है। इस नाटक का जो कथानक है वो ऐतिहासिक तो है, क्योंकि जो है कालिदास वो एक ऐतिहासिक पात्र भी और साथ साथ काल्पनिक भी है। सिद्धनाथ कुमार ने लिखा है कि यह नाटक अतीत की पृष्ठभूमि में लिखित होकर भी अनेक दृष्टियों से आधुनिक चेतना का नाटक भी है। तो आधुनिक समय की बात भी इस नाटक में की गई है। तो सिद्धनाथ कुमार जी द्वारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। और इस नाटक की मूल चेतना जो है पुरुष की अपेक्षा स्त्री को महत्व प्रदान करने की है, क्योंकि इसमें मल्लिका का चरित्र जो है, मल्लिका का जो पात्र है वो बहुत विशेष रूप से जो है निरूपित किया गया है। उसकी जो बातें हैं उससे हमें साफ नज़र आता है कि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, केवल अपने प्रिय के विकास के लिए जो है वो सारे कार्य कर रही है, अपने प्रेम को भी वो वहीं पर दबा देती है। तो स्त्री को ज़्यादा महत्व इस नाटक में प्रदान किया गया है। नाटक में काल्पनिकता कहाँ पर है, किस मोड़ पे कालिदास और मल्लिका का जो प्रेम दिखाया गया है इसमें वो इसमें काल्पनिक है। विलोम अंबिका का जो प्रसंग इसमें आता है वो भी काल्पनिक है। मल्लिका और कालिदास को लेकर जो लोकोपवाद फैला है वो इसमें काल्पनिक है। कल्पना है वो एक मल्लिका का विलोम से पुत्री की प्राप्ति जो कि अंत में नज़र आती है। जब कालिदास वापस आता है मल्लिका के पास तो वो कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ, परंतु उसे अंत में नज़र आता है कि मल्लिका के पास तो एक छोटी बच्ची है जिसके रोने की आवाज़ सुनकर वह अंदर भागी हुई जाती है, उसे उठाकर लाती है। तो वह समझ जाता है और इतने में विलोम आ जाता है। जब कथा वस्तु पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो मल्लिका का विलोम से पुत्री की प्राप्ति है ये भी इसमें काल्पनिक है, कल्पना ही है। प्रियंगु मंजरी का मल्लिका से मिलना, जब वो उज्जैनी से आती है मल्लिका से मिलने के लिए, कालिदास की मल्लिका से जो अंतिम
भेंट होती है वो, और कालिदास, प्रियंगु मंजरी और मातुल के अलावा शेष जो 9 पात्र हैं वो सारे ही इसमें काल्पनिक हैं। तो ये जो 3 पात्र हैं, जो 3 पात्र हैं कालिदास, प्रियंगु मंजरी और मातुल, ये जो हैं ये तो ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन बाकी जो 9 पात्र हैं शेष वो इसमें काल्पनिक लिए गए हैं। अब हम देखते हैं पात्र कौन कौन से हैं इसमें। जो मैंने नाम तो बता ही दिए थे, वो कौन कौन है। अंबिका जो है वो ग्राम की एक वृद्धा है और मल्लिका की माँ है, और मल्लिका जो है अंबिका की पुत्री है। रंगिनी और संगिनी 2 जो है वो नागरी स्त्रियां हैं जो कि उज्जैनी से ही आती हैं, और जो प्रियंगु मंजरी है वो राजकन्या है, कवि कालिदास की पत्नी हो जाती हैं वो, और उज्जैनी की राजकुमारी हैं। फिर कालिदास जो है इसमें कवि हैं, और दंतुल जो है वो एक राजपुरुष है। मातुल जो है कवि मातुल है, इसमें निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम्बी ग्राम पुरुष, अनुस्वार और अनुनासिक जो है 2 अधिकारी हैं जो कि आते हैं मल्लिका के घर में, वहाँ घर को ठीक ठाक करने, क्योंकि उनसे मिलने जो है मल्लिका से मिलने प्रियंगु मंजरी आने वाली होती हैं। तो इस प्रकार से ये पात्र हैं इस नाटक के। फिर अब हम पात्रों का विवरण अगर देखें तो इस चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कालिदास से, जो कि इस नाटक का नायक है। उसकी प्रेमिका जो है नज़र आती है हमें मल्लिका, जो इस नाटक की नायिका दिखाई गई हैं। कालिदास के जो मामा है वो मातुल हैं, और इनकी उपस्थिति जो है वो नाटक के 3 अंकों में ही है। जो 3 दृश्य हैं, 3 अंक हैं, तीनों में ही मातुल हमें नजर आते हैं। कालिदास का जो एक प्रतिद्वंदी पात्र है विल्लोम, जो कि मल्लिका का हितैषी है, और अंत में जो है मल्लिका के पास जो पुत्री दिखाई गई है इसमें वो विलोम की ही है। फिर मल्लिका का कमरा ठीक करने के लिए उज्जैनी से आगमन होता है अनुस्वार और अनुनासिक का, इन 2 पात्रों का होता है। मल्लिका और जो ये निक्षेप पात्र है ये जो है शुभ चिंतक है, इन दोनों का ही, कालिदास का भी और मल्लिका का भी। नाटक का गौण पात्र है ये। ज़्यादा इसमें जो है इसके समय नहीं दिया गया है, इस पात्र को ज़्यादा लंबा हम कह सकते हैं इसमें रोल नहीं है इसका निक्षेप का। उसके बाद जो ये है रंगिनी और संगिनी शोध छात्रा हैं उज्जैनी की, और जो प्रियंगु मंजरी है वो कालिदास की परिणीता है, इसमें उज्जैनी की राजकुमारी है, बड़ी सहृदय है, दयालु नारी है, जो कि जब मल्लिका से मिलने आती है तब वो मल्लिका को कहती भी है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो और मेरी जो है बहन बनकर तुम वहीं पर रहना। और मल्लिका की जो माता इसमें दिखाई गई हैं अंबिका, जो है विवाह का प्रस्ताव लेने के लिए जो है ले जाने के लिए अग्निमित्र को भेजती है। तो एक छोटा सा पात्र इसमें अग्निमित्र भी है। तो इस प्रकार से ये सारे पात्र हैं इसमें। और दंतुल जो है राज पुरुष है इसमें, जो कि पहले अंक में मंच पर प्रवेश होता है और सत्ता के नशे में चूर पात्र दिखाया गया है। तो अगर आप इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट को देखेंगे, आप याद कर लेंगे, तो आपको सारे पात्र जो है इसमें याद हो जाएंगे। सारे पात्र जो हैं, इसके अलावा कोई इसमें पात्र नहीं है। अब पात्र वैशिष्ट्य देखते हैं, कौन सा पात्र कैसा है इसमें। सबसे पहले जो इस नाटक की नायिका है वो मल्लिका है। इसमें मल्लिका के बारे में पढ़ते हैं हम। मल्लिका जो नायिका है कालिदास की जो है अनन्य और एकनिष्ठ प्रेमिका है। सिद्धनाथ कुमार ने लिखा इनके बारे में, कल्पना प्रसूत चरित्र कालिदास की प्रेमिका के रूप में अत्यंत कोमल करुण प्रेममयी नारी मूर्ति, आरंभ में प्रेमोन्माद का चरम रूप, आद्यंत कालिदास के प्रति पूर्णतः समर्पित, अंत में वीरांगना रूप महत्वपूर्ण आधुनिक खड़ित प्रताड़ित नारी का व्यक्तित्व। तो इस प्रकार से ये मल्लिका का चरित्र इसमें दिखाया गया है, जो कि पितृहीना है, यानी कि उनके जो है पिताजी नहीं है, और माता अंबिका के आंचल तले पली बड़ी युवती हैं ये, और जो है भावनाओं में ही जीती हैं ज़्यादातर, और स्वयं टूटकर भी कालिदास के बने रहने की लालसा है इनके मन में, और कालिदास की सृजनात्मक शक्तियों की प्रतीक है, और उसे हमेशा बढ़ावा देती रहती है कि किस प्रकार जो है कालिदास जो है अपना विकास करे इस जीवन में। तो ये मल्लिका जो है एकनिष्ठ प्रेमिका है कालिदास की। फिर दूसरा पात्र जो है कालिदास स्वयं जो नायक है इस नाटक का, संस्कृत साहित्यकार है, ऋतुसंहार, कुम्हार संभव, अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश, मेघदूत आदि जो रचनाएं हैं उसके रचनाकार हैं कालिदास। इस नाटक का जो कालिदास है काल्पनिक व्यक्ति के साथ साथ ऐतिहासिक चरित्र भी है, यानी कि पूरा काल्पनिक चरित्र नहीं है, ऐतिहासिक चरित्र है जिसमें कि थोड़ी बहुत कल्पनाएं डाली गई हैं। प्रकृति पुत्र जो है ये निर्लोभी है और राज्य सत्ता व धन से विमुख है, निडरता है इसमें, दुर्बल हृदय प्रेमी है, तभी तो अंत में वापस आ जाता है, असफल राजनेता है, प्रियंगु से विवाह हो जाता है, प्रियंगु मंजरी से। आलोचकों का आरोप है कि नाटककार मोहन राकेश ने कालिदास जैसे वृत्ति तपस्वी महात्मा को एक दुर्बल व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है।
क्योंकि उन्हें मल्लिका का चरित्र जो है वो ज़्यादा दृढ़ दिखाना था इसमें। वह आषाढ़ का एक दिन जो है, एक नाटककार ने बोला है इसके बारे में कि आषाढ़ का एक दिन में पराजित व्यक्ति टूटा हुआ कालिदास नहीं है, वह कोमल, अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। मल्लिका निक्षेप के साथ जगदम्बा मंदिर जाकर कालिदास की उज्जैनी जाने के लिए प्रेरित और बाध्य भी करती है। तो इस प्रकार से जो है कालिदास का चरित्र इसमें दिखाया गया है। उसके बाद अगला जो पात्र है विलोम है, कालिदास का प्रतिद्वंदी पात्र है, मल्लिका का हितैषी है, जो उसका हित चाहता है हमेशा। मल्लिका का पति है और उसकी पुत्री का पिता है, जो अंतिम दृश्य में नजर आता है हमें। और ये जो है मल्लिका और कालिदास के समक्ष जो है धृष्ट रूप लेने वाला पात्र है ये, और कालिदास को अपनी व्यंग्योक्तियों से आहत करने वाला पात्र है, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाता है। कालिदास मल्लिका दोनों के विवाह की संभावना पर जोर और प्रयास करने वाला चरित्र है, परंतु वो तो हो नहीं पाता, इसलिए स्वयं विवाह करता है अंत में मल्लिका से। यथार्थवादी चरित्र है। वह कालिदास से कहता है कि विलोम क्या है, एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, यानी कि अपने आप को स्वयं कालिदास का बिल्कुल ही विलोम मानता है, यानी कि विपरीत मानता है। इसलिए नाम भी जो है बिल्कुल चरितार्थ है, विलोम नाम जो है, जो कि बिल्कुल विपरीत है कालिदास के। और मल्लिका की विवशता टूटन के फलस्वरूप उसे मल्लिका मिल तो जाती है, परंतु विवाह उपरांत भी मल्लिका उसकी मन से नहीं हो पाती है, और कालिदास से बिना विवाह किए भी वह उसकी अंत तक बनी रहती है। तो यही चरित्र है विलोम का। उसके बाद अगला पात्र है अंबिका, जो कि मल्लिका की माता है और यथार्थवादी चरित्र है। बेटी के संबंध में जो लोक अपवाद फैला हुआ है उससे हमेशा चिंतित रहती है और पुत्री के विवाह की इच्छा मन में हमेशा बनी रहती है। अग्निमित्र जो है एक पात्र इसका, उसको विवाह प्रस्ताव लेकर भेजती है, लेकिन वो जो है वापसी आ जाता है, तो उसे कोई उसका संबंध नहीं बन पाता शादी के लिए, तो अंबिका बड़ी दुखी होती है। मल्लिका की भावनाओं पर प्रतिबंध लगाने की चाह रहती है कि वो हमेशा जो है कालिदास से ना मिले, चिंतित रहती है हमेशा पुत्री के भविष्य को लेकर। और कालिदास के उज्जैनी जाने के बाद भी बेटी मल्लिका के दुख से अंबिका भी दुखी हो जाती है। दीर्घ काल तक बड़ी लंबी अस्वस्थ रहती है, वो बीमार होती है और अंत में वो चली जाती है दुनिया छोड़कर। और प्रियंगु के आगमन पर कालिदास के संबंध में सारी बातें जानकर दुखी होती है। जब कालिदास गांव में आता भी उसके घर पर मल्लिका के ना मिलने पर उसे खेद होता है, और कालिदास के जाने के उपरांत उसकी मर्मांतक पीर बेटी के समक्ष जो है बहुत सारी चिंताएं प्रकट करती है। तो इस प्रकार से ये चरित्र जो है अंबिका इसमें हमें नजर आता है। अगला पात्र जो है वो प्रियंगु मंजरी, जो कि उज्जैनी की राजकन्या है, जो कि नाटक के द्वितीय अंक में उसकी जो भूमिका है वो हमें नजर आती है। कालिदास की परिणीता है और उज्जैनी की राजकन्या है। बड़ी सहृदय और दयालु नारी चरित्र दिखाया गया है, जो कि अहम भाव से बिल्कुल दूर है, जो कि मल्लिका के घर भी आती है और जो है बड़े अच्छे से उससे बात करती है। मातुल के घर का परिसंस्कार कराने वाली है और मल्लिका की दयनीय दशा देखकर सहानुभूति प्रकट करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, परंतु मल्लिका मना कर देती है। मल्लिका के ब्याह की चिंता भी उसे है और वो कहती है कि हमारे किसी राजकीय अधिकारी से तुम ब्याह कर सकती हो और तुम चाहो तो मेरे साथ भी चल सकती हो। तो प्रियंगु मंजरी इसमें काफ़ी दयालु चरित्र दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं एक चरित्र है इसमें मातुल, जो कि कालिदास का मामा है। नाटक के तीनों अंकों में इसकी उपस्थिति है मातुल की। चाटुकारिता और खुशामदी पात्र इसमें दिखाया गया है। कालिदास के साथ उज्जैनी चले जाता है, परंतु इसे राजकीय आबो हवा नहीं भाती और वापस आने पर कहता है कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में और कोई हो ही नहीं सकती। और कालिदास के कश्मीर छोड़ने और संन्यास लेने की सूचना ये मल्लिका को देता है मातुल आकर। तो ये वाला पात्र है ये। अगला पात्र जो है दंतुल, जो कि एक राजपुरुष है और प्रथम अंक में मंच पर प्रवेश होता है। ये सत्ता के नशे में चूर एक राजपुरुष पात्र दिखाया गया है इसमें। इसके द्वारा जो छोड़ा गया एक बाण से आहत जो हरिण शावक है, यानी कि हिरण का बच्चा होता है, वो लेकर कालिदास और मल्लिका के साथ जो उसके घर में नोक झोंक होती है इसकी दंतुल की, और हरिण शावक को अपनी संपत्ति समझकर कालिदास से वापस मांगता है। और जब सुनता है मल्लिका से कि ये जिस व्यक्ति के हाथ में हिरण का बच्चा है वो स्वयं कालिदास है, तो उसकी राज सत्ता का नशा काफूर हो जाता है, क्योंकि वह स्वयं कालिदास को लेने आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति से वो बहस कर रहा है वह स्वयं ही कालिदास है। दंतुल मल्लिका को बताता है कि उज्जैनी के राजसभा पर प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक जो कवि कालिदास है उसको जानता है और वहाँ के सम्राट कालिदास को जो है राजकवि का आसन देना चाहते हैं। तो यही व्यक्ति है दंतुल जो कालिदास को लेने आया है कि आप चलो हमारे उज्जैनी में, आपको राजकवि का दर्जा मिलने वाला है।
तो ये दंतुल पात्र है। अगला जो है निक्षेप, जो कि नाटक का एक गौण पात्र इसमें हमें नजर आता है। कालिदास और मल्लिका का हितैषी भी है, शुभचिंतक भी है, और कालिदास को खोजने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कालिदास के सच्चे मन का ज्ञाता है ये। और दूसरे अंक में जो है मल्लिका की दयनीय दशा पर दुख और पश्चाताप का भाव भी होता है। स्वयं को मल्लिका की दशा के लिए दोषी मानता है। निष्कलुष, साफ हृदय और परोपकारी भाव है। गौण भूमिका होने के बावजूद भी ये अपने गुणों के कारण अविस्मरणीय चरित्र कह सकते हैं हम इसे, जो कि यह मानता है कि योग्यता व्यक्तित्व के 1/4 भाग का निर्माण करती है और 3/4 भाग की पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। तो इस प्रकार से ये इसका जो है चरित्र हमें इसमें दिखाया गया है इस नाटक में। फिर अगला पात्र जो है रंगिनी और संगिनी पात्र जो है, ये कालिदास और प्रियंगु मंजरी के साथ आने वाली स्त्री चरित्र हैं, जो कि दोनों ही शोध छात्राएं हैं। और संगिनी जो है वो मृदंग और वीणा वादन सिखाने वाली है, सुंदर है, प्रणय गीत लिखने वाली पात्रा है। रंगिनी जो है वो उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करने वाली और नाटक लिखने में रुचि लेने वाली पात्र है। तो दोनों पात्र दिखाई गई हैं, संगिनी और रंगिनी। फिर उसके बाद अगले पात्र हैं दो लास्ट, अनुस्वार और अनुनासिक। ये जो है उज्जैनी के राजकर्मचारी हैं, जो कि मल्लिका के घर आते हैं उसका कमरा व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि इनकी जो राजकन्या है प्रियंगु मंजरी, जो कि उज्जैनी से आने वाली है मल्लिका के यहाँ, तो जो इनके कार्य कई हास्यास्पद भी हैं इसमें। जब ये कमरे को ठीक कर रहे होते हैं तब ये काफ़ी जो है हंसाने वाले दृश्य इसमें दिखाए गए हैं। तो ये अंतिम पात्र हैं दो, अनुस्वार और अनुनासिक। तो ये सारे पात्र थे इस नाटक के। फिर शीर्षक की सार्थकता देखते हैं हम कि इस नाटक का जो नाम रखा गया है आषाढ़ का एक दिन, क्या वो सही नाम रखा गया? इसमें जो है कालिदास और मल्लिका नाम से संबंधित कोई शब्द इसमें क्यों नहीं लिया गया? तो जब हम देखें तो हमारे हिंदी महीने जो 12 महीने हैं उनके नाम लिखे हैं मैंने, ये चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, उसके बाद श्रावण आता है यानी कि सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन यानी कि मार्गशीर्ष भी कहते हैं जिसे, पोष यानी पूस भी कहते हैं, माघ और फाल्गुन तो पूस की एक रात जो प्रेमचंद जी की कहानी है उसमें नाम जो है वो इसी से लिया गया था। पूस जो कि ठंड का एक महीना होता है, लेकिन इस नाटक का जो नाम लिया गया है वो आषाढ़ का एक दिन, जो कि एक हिंदी महीना होता है, जो कि लगभग जेठ का महीना, अभी जेठ का महीना शुरू हो चुका है, इसके बाद जो अगला महीना आएगा वो आषाढ़ का ही महीना होगा, जिसमें बारिशें लगभग जो है थोड़ी बहुत शुरू हो जाती हैं। तो इसी के ऊपर आधारित है इस नाटक का नाम। इस नाटक की कथा जो है आषाढ़ के प्रथम दिन से आरंभ होती है और इसी वातावरण से इस नाटक की कथा का अंत भी होता है। जब अंत में कालिदास मल्लिका के पास वापस आता है तब भी बारिश हो रही होती है और आषाढ़ का ही महीना चल रहा होता है। तो इस नाटक का नामकरण जो है परिवेश से संबंधित है। इस नाटक का जो नामकरण जो है बाकी चीज़ों पर आधारित ना होकर इस जो है वातावरण पर, मौसम पर रखा गया है। और अगर हम देखें इसके बारे में तो इसका जो नाम है वो मल्लिका के चरित्र पर भी आधारित हो सकता था, परंतु अगर हम देखें तो पूरा नाटक जो है आषाढ़ के प्रथम दिन से आरंभ होता है और इसका समापन भी वहीं होता है। तो ये बिल्कुल सार्थक जो है लगता है और जो हम कह सकते हैं आकर्षित करने वाला भी नाम है आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि किसी व्यक्ति के नाम पर जब नाटक का नाम रखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ नाटक उसी के केंद्र इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि नाटक जो है कालिदास के आसपास भी घूमता है, दोनों के प्रेम संबंधों के आसपास भी घूमता है, परंतु किस वातावरण में? आषाढ़ के एक दिन। तो मुझे लगता है और बाकी जो भी नाटककारों ने इसके बारे में लिखा है कि नाटक के मूल भाव और संवेदना को पूरी शिद्दत के साथ ही जो नाम दिया गया है निर्वाह करता है। तो यह नामकरण जो है वो उपयुक्त है, सार्थक है और सटीक है। अब हम देखते हैं नाटक में आधुनिकता जो दिखाई गई है। मोहन राकेश ने इसके बारे में लिखा है कि मैं इस नाटक में आज के लेखक की दुविधा को चित्रित करना चाहता था। लेखक जो राज्य था या इसी प्रकार के अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित लोभ के प्रति आकर्षित होता है और दूसरी ओर कहें अपने प्रति प्रतिबद्ध भी होता है। शायद ये पंक्ति मैंने पहले भी लिखी है। तो इसी में मोहन राकेश जी ने इस नाटक के बारे में ये कहा है। तो इस नाटक में आधुनिकता भी दिखाई गई है। डॉक्टर रमेश गौतम ने भी कहा है कि सीमित ऐतिहासिक परिवेश के बावजूद मोहन राकेश के जो दो नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस को ऐतिहासिक नाट्य परंपरा में रखा जा सकता है। फिर भी ये पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं बल्कि आधुनिक जीवन के भाव बोध को ही व्यक्त करते हैं। कालिदास और बुद्ध के समय को आधार बनाकर युगीन मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के कारण मोहन राकेश समकालीन जिंदगी से जुड़े रहे हैं।
इस नाटक में जो है आधुनिकता के बहुत सारे रूप दिखाए गए हैं, जिसका उल्लेख रमेश गौतम ने किया है। पहला ये कि कालिदास जो है वो आधुनिक साहित्यकार की नियति का प्रतीक दिखाया गया है, जो अपनी विशालता को छोड़कर, जो अपने कह दे कि अपने जो जो रचना का उसमें गुण है उसको छोड़कर वो राजाश्रय प्राप्त कर लेता है, राजाश्रय में चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है राजाश्रय और शासन सत्ता के आकर्षक निमंत्रण को पाकर जो इसमें महत्वाकांक्षी कालिदास जो है अपने प्रेरणादायक मूल परिवेश से उखड़कर संबंधहीनता और अस्तित्व संकट की आधुनिक परिस्थितियों को रेखांकित करता है। तो आधुनिक साहित्यकार की नियति का प्रतीक कौन दिखाई देता है इसमें? वो कालिदास हमें नजर आता है। दूसरा देखें तो कालिदास को जो है आधुनिक भाव बोध के बीच खड़ा किया गया है, यानी कि इतिहास के चौखटे में आधुनिक कलाकार या साहित्यकार की यथार्थ स्थिति और अंतर्द्वंद में टूटते उसके व्यक्तित्व को पहचाना गया है इस नाटक में। तो सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक जो कालिदास है वो चाहे तो राजाश्रय में चला जाता है, परंतु अंदर से वह काफ़ी बार टूटता है, जो कि उसके भावबोध को हमें इसमें दिखाई दिया है इस नाटक के अंदर। फिर इस नाटक में जो है कालिदास के माध्यम से समसामयिक साहित्यकार की मानसिकता का यथार्थ चित्रण किया गया है। नाटककार ने उसका चित्रण किया है जो कि बड़ा अस्थिर है और अंतर्द्वंद से पीड़ित है। इसमें कालिदास के बारे में बताया गया है कि बड़ा अस्थिर और अंतर्द्वंद से पीड़ित होने के कारण एक आधुनिक व्यक्ति कैसी पीड़ा जो है महसूस करता है। एक आधुनिक व्यक्ति या साहित्यकार के रूप में व्यवस्था, सत्ता और आत्मीय संबंधों का जो विरोधाभास चल रहा है कालिदास के अंदर, जो टकराहट चल रही है, उसके कारण जो है कितनी त्रासदी झेलता है। कालिदास का जो अकेलापन है, इसमें संबंधहीनता है, उसका अस्तित्व का संकट है, आत्मनिर्वासन और भविष्य के प्रति जो उसकी अनिश्चितता है, उसमें भी आधुनिक भावबोध के संकेत हमें देखने को मिलते हैं इस नाटक में। फिर इस नाटक में जो है स्त्री पुरुषों के रिश्तों की विडंबना और अंतर विरोधों को भी आधुनिक दृष्टि से देखा गया है कि कालिदास मल्लिका और जो विलोम का प्रेम त्रिकोण चलता है, जबकि प्रेम त्रिकोण नहीं कह सकते, इसमें विलोम का प्रेम मल्लिका के प्रति है, लेकिन कालिदास और मल्लिका का प्रेम जो है वो आपस में है। तो विलोम का प्रेम तो एक तरफा है, तो उनका जो प्रेम है, आपसी संबंध है, उस पर भी काफ़ी सारे आधुनिक प्रश्न उठाए गए हैं मोहन राकेश जी द्वारा। तो इस प्रकार से आधुनिकता हमें इस नाटक में नजर आती है इन सारे बिंदुओं के द्वारा, अगर हम देखते हैं तो। और फिर है कि अंबिका के माध्यम से जो है आज की भौतिकवादी और व्यवहारिक दृष्टि का चित्रण किया है, क्योंकि अंबिका को मल्लिका का प्रेम नज़र नहीं आ रहा है। वह केवल यह चाहती है कि उसका विवाह हो जाए और वह ढंग से अपना जो है घर गृहस्थी जो है वो संभाले। और विलोम भी जो है वो इसी दृष्टिकोण का परिचायक है। मातुल जो इसमें दिखाया गया है, जो कालिदास का मामा है, वो आज के अवसरवादी लोगों का प्रतीक है, जो कि कालिदास के साथ उज्जैनी चला जाता है, परंतु जब उसे राजाश्रय नहीं पाता तो वह भी वापस आ जाता है। फिर राजपुरुष दंतुल जो इसमें दिखाया गया है वो आज के सत्ता वर्ग का प्रतिनिधि चरित्र है, जो कि बड़ा ही घमंडी अहम भाव में पीड़ित है, जो कि शुरू में कालिदास को काफ़ी उल्टा सीधा बोलता है जब वो हरिण शावक उससे लेना चाहता है। रंगिनी संगिनी जो है उसके माध्यम से आज के विश्वविद्यालय शोध छात्राएं जो होती हैं उन पर पद्धति पर व्यंग्य किया गया, जो शोध के छात्र होते हैं उन पर थोड़ा सा व्यंग्य किया गया है इसमें। तो सारे जो हम देखें तो आधुनिक समय की बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें हमें इस नाटक में नज़र आती हैं। तो इस नाटक के अंत में जो नयापन, जो आधुनिकता है, वह हमें इसमें नज़र आता है। कालिदास अस्त व्यस्त टूटे हुए मन से जो है सरकारी दायित्वों से मुक्त होकर ग्राम प्रांतर में लौटता है और जीवन को नए सिरे से पुराने सुख वाले स्थान में जीना चाहता है, परंतु समय तो बहुत बलवान है, वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। उसे मल्लिका और मल्लिका का घर अपरिचित सा लगता है, क्योंकि उसके हाथ में तो एक छोटी कन्या होती है, एक बच्ची होती है, और कालिदास अंततः असफल होता है। तो इसमें हमें एक त्रासदी भी नज़र आती है जिसमें संदेह है, किंतु इस पड़ाव में जो नयापन और आधुनिकता है वह भी हमें नज़र आता है। तो ये सारी आधुनिकता हमें इस नाटक के माध्यम से दिखाई गई हैं। तो यहाँ पर जो है इस नाटक के बारे में जो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो तथ्य थे, वो सारे मैंने बताए। शीर्षक की सार्थकता बताई कि इसका शीर्षक ऐसा क्यों रखा गया है और इसमें आधुनिकता कैसे दिखाई गई है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब इस नाटक की कथा वस्तु रहती है, जो कि हम इसके अगले भाग में पूरी कर लेंगे एक बार में। 3 ही अंक है, 3 ही दृश्य हैं, ज़्यादा बड़े दृश्य नहीं हैं, लेकिन उन दृश्यों में संवाद बहुत ज़्यादा है। तो उसकी कहानी छोटी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी, तो 3 अंकों में समाप्त हो जाएगी, तो जो कि हम अगले भाग में करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे PDF का लिंक दिया गया होता है, आपको जहाँ लेनी है तो वहाँ पर जाकर ले सकते हैं वेबसाइट से हमारी। तो आप बहुत न्यूनतम शुल्क रखा गया है PDFs के लिए, और इसी प्रकार आप हमेशा पढ़ते रहें, खुश रहें।